बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डिजिटल दहशत गर्दी का जिक्र कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर छापा मारा जा रहा था, हुकूमत डिजिटल प्रोपेगेंडे का जिक्र कर रही थी। इसी दौरान बाखबर हलकों ने यह इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और खुफिया एजेंसी के पास एक ऐसी टेप मौजूद है जिसके मुताबिक नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पर हमले का कह रहे हैं और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा इंकशाफ ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के दफ्तर पर छापा मारा जाता है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर रिकॉर्ड सील कर दिया जाता है, डिजिटल प्रोपेगेंडे को बहाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल डिजिटल प्रोपेगेंडा कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ और इदारों के खिलाफ कंप्यूटर और रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। और दूसरी जानिब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सियासी माफिया का उन्होंने जिक्र किया, कहा इंतशारी टोला जो है वो पाक अफवाज के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी जो है वो कर रहा है। क्या इन दोनों वाक़यात के दरमियान किसी किस्म की कोई मुमासलत है? इससे पहले कि हम कुछ दस्तावेज़ात और सबूत आपके सामने रखें जो नवाज शरीफ के हवाले से सामने आए हैं कि उन्होंने भारत को पाकिस्तान पर हमला का कहा, जिसकी जो कि काल इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों खुफिया एजेंसी के पास मौजूद है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बात की और इसी दौरान DGISPR ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक सियासी जमात, इशारा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की जानिब कर रहे हैं। क्या कोई लिंक है इन दोनों मामलात के दरमियान? क्योंकि गुज़श्ता 3-4 घंटों में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर छापा मारा जाता है, रिकॉर्ड जब्त किया जाता है और उसके बाद फिर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। मैं दोनों वाक़यात थोड़े से आपके सामने रखता हूँ। जनाब, पहले ये हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस ने जनाब रऊफ़ हसन साहब की गिरफ़्तारी की तस्दीक कर दी। उससे पहले मामला ये हुआ कि PTI सेक्रेटेरिएट में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकज़ी दफ्तर पर छापा मारा गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कहा कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। उसकी बुनियाद पर छापा मारा है कि PTI का डिजिटल मीडिया मरकज़ जो है वो डिसइंफॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ है और पूरी दुनिया में यहाँ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहाँ से करवाया जाता है और पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालिमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा यहाँ से किया जाता है और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्वस लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उनके मुताबिक PTI डिजिटल मीडिया सेल से तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। रऊफ़ हसन की निगरानी में डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था, वो कहते हैं, जिसके बाद रऊफ़ हसन को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रऊफ़ हसन के साथ साथ बैरिस्टर गौहर की गिरफ़्तारी का दावा भी किया, ताहम फिर बैरिस्टर गौहर मंजर आम पर आ गए। इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी की तरदीद कर दी और पुलिस ने सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान जो है वो जब्त कर लिया है। ये होगी जनाब एक खबर। उसके बाद दूसरी खबर यह है कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 9 मई करने वालों और मनसूबा साजों को ढील देंगे तो मुल्क में फस्तायत फैलेगी। और फिर वो कह रहे हैं सियासी माफिया चाहता है कि अज़म इस्तेकाम को मतनाज़ा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक मुहिम है जिसे मतनाज़ा बना दिया गया है। और फिर उन्होंने ये कहा कि पाक अफवाज के ख़िलाफ़ एक मखसूस सियासी टोला है जो कि उनके ख़िलाफ़ डिजिटल दहशत गर्दी कर रहा है। ये क्रक्स था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और उन्होंने कहा जनाब कि एक सियासी माफिया जो है वो खड़ा हो गया है अज़्म इस्तेकाम के ख़िलाफ़, जो कि फ़ौजी ऑपरेशन नहीं मुहिम है। मकसद है कि उन्होंने कहा कि कुछ हालिया अरसे में मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात का फैलाव और उनसे मनसूब मनगढ़ंत ख़बरों में नुमाया इजाफ़ा हुआ है। इसलिए इन मामलात पर बात करना ज़रूरी है और हम मरबूत अंदाज में जल्द तवातर के साथ अब आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे, क्योंकि झूठ बढ़ गया है, सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाहें और झूठ फैलाया जा रहा है और इसके दौरान ये ज़रूरी है कि हम जनाब इस आपके सामने बाकायदगी से आएँ। अब जनाब मैं आपके सामने कुछ तारीख़ी दस्तावेज़ात और अहम तरीन सबूत रखने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर कुछ अहम तरीन सवालात भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबूतों के साथ इंशाअल्लाह तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मेरे हाथ में किताब है रंगीला वज़ीर-ए-आज़म, इसके राइटर का नाम है अमजद हुसैन साहब। 2001 में ये किताब छपती है और इंटेलिजेंस पब्लिशर लाहौर हसन मार्केट उर्दू बाज़ार लाहौर की जानिब से इसे छापा जाता है। सबसे पहले मैं आपको सफ़ा नंबर 85 की जानिब लेकर बढ़ूँगा। गौर से सुनना है आपने, वीडियो फॉरवर्ड नहीं करनी, बोर भी नहीं होना, कापी और पेन हाथ में रखने हैं। फिर हम लिंक करते हैं संगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इन तमाम तर मामलात का।
किताब कहती है, बहुत कम लोग जानते हैं कि जून 1999 के पहले हफ्ते में भारत करगिल के महाज पर इतने दबाव में आ गया था कि उसने पाकिस्तान को खुफिया पैगाम भिजवाया कि आप सीज फायर कर दें, हम 9 माह के अंदर अंदर मसला कश्मीर हल कर देंगे। पाकिस्तान ने 9 माह की बजाय 6 माह की शर्त रखी, जो भारत ने कबूल कर ली, और यह भी तय हुआ कि मसला कश्मीर राय शुमारी से हल होगा। जब अमेरिका को पता चला कि भारत हिम्मत हार चुका है तो वह मैदान में आ गया, क्योंकि वो मसला कश्मीर अपनी मर्जी के मुताबिक हल कराना चाहता था। अमेरिका ने नवाज शरीफ को फौज और मुजाहिदीन की वापसी पर कायल कर लिया। जब नवाज शरीफ जुलाई 1999 के पहले हफ्ते में वाशिंगटन रवाना हुए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्हें खुदाफिज कहने एयरपोर्ट भी गए, और रवानगी से चंद लम्हे पहले तक नवाज शरीफ उनको यही कहते रहे कि आप फिक्र ना करें, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब 4 जुलाई को उन्होंने ऐलान वाशिंगटन पर दस्तखत किए तो हमारी फतह शिकस्त में बदल चुकी थी। नवाज शरीफ ने 14 करोड़ पाकिस्तानियों के हथियार रखवा दिए और कश्मीर की आज़ादी का सुनहरी मौका गंवा दिया। DGISPR से 10 बदरस्ता अर्ज़ है जनाब, क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी नहीं थी? सफ़ा 87, जी हाँ, कश्मीरी मुजाहिदीन की लिस्टें, जी हाँ। बरतरफ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियों के बारे में भारतीय हुकूमत को बाखबर रखते थे। ये चौंका देने वाला इंकशाफ भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदर कुमार गुजराल ने हिंदुस्तान टाइम्स में अपने एक मेहमान कालम में किया है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। गुजराल ने अपने कालम में एक दोस्त का अहवाल बयान करते हुए कहा कि वो दिन भर वज़ारत-ए-उज़्मा के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद थक हार कर जब बिस्तर पर लेटे ही थे कि बेडरूम के फ़ोन की घंटी बजी। ये इस्लामाबाद से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हार्ट लाइन थी। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो करीबन निस्फ शब बीत चुकी थी। मैं हैरान था कि गुज़श्ता रोज़ मैंने नवाज शरीफ से मकबूजा कश्मीर से स्ट्रिंगर मिसाइल समेत पकड़े जाने वाले 5 हुर्रियत पसंदों के मुतल्लिक बात की थी। बहरहाल परेशानी के आलम में फ़ोन का रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से नवाज शरीफ की वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी, गुजराल साहब सलाम। मैंने पूछा, मियाँ साहब क्या मामला है, आप इतनी रात गए तक ऑफिस में मौजूद हैं? मियाँ साहब ने जवाब दिया, नहीं मैं अपने बेडरूम में हूँ। उन्होंने कहा वो तमाम दिन इंतहाई मसरूफ़ रहे और कश्मीरी मुजाहिदीन के पकड़े जाने के वाक़े की तफसील 24 घंटों में मुहैया करने के अपने वादे की पासदारी करते हुए मजबूरन आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं। मैंने सुख कर सांस लिया और मुतमिन होकर पूछा, आपकी बेगम साहबा कहाँ हैं? मियाँ साहब ने जवाब दिया, वो मेरे पास बैठी हैं। वो आपको बताना चाहती हैं कि गुज़श्ता माह वाशिंगटन में आपकी बेगम से मुलाकात के दौरान उन्होंने महसूस किया जैसे वो अपनी वालदा से मिल रही हैं, वो आपको सलाम कह रही हैं। ये तमाम तर जो है वो गुफ्तगू पंजाबी ज़ुबान में हुई। नवाज शरीफ का मुखलिसपन और अपने वादे की पासदारी का अंदाज़ मुतासर कुन था। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ उन्हें मुजाहिदीन की तफसीलात बताया करते थे, कश्मीरी मुजाहिदीन की पाक फ़ौज की नकलो हरकत के हवाले से। DGISPR साहब आपसे जो है वो सवाल है, 10 बदस अर्ज़ है, क्या ये पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है? पेज 92, जी हाँ, इसी किताब का पेज 92। अच्छा, होता क्या है जनाब, इसी किताब के मुताबिक मारूफ साफ़ी हफ्त रोज़ा वजूद में शाया शुदा रिपोर्ट में रकम तराज हैं। नवाज शरीफ हिफ्ज़ ज़र और हुब्बे इक़्तिदार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने मुल्की सलामती को दाव पर लगाने से गुरेज नहीं किया। 12 अक्टूबर के इस खौफनाक मनसूबे के हवाले से होने वाले नए इंकशाफ के मुताबिक पाक फ़ौज के टेक ओवर करने से कबल माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हार्ट लाइन पर गुफ्तगू की थी, जिसमें नवाज शरीफ ने वाजपेयी को पाकिस्तान पर फौरी हमला करने की दावत दी थी और वाजपेयी ने अपनी फ़ौज के सरबराह को पाकिस्तान पर हमला करने की हदायत भी कर दी थी। बावसूख ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से नामजद करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को पाक फ़ौज की तरफ से अपना बास ना मानने और अपने तमाम कार्ड्स पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हार्ट लाइन पर कॉल की, जिसका दौरानिया तकरीबन 73 सेकंड था। नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो कुछ यूँ थी। नवाज शरीफ, वाजपेयी साहब मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। वाजपेयी, आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज शरीफ, हाँ मैंने करगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फ़ौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है, आप फ़ौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। वाजपेयी, इसके लिए कम से कम 1.5 घंटा दरकार है। अभी ये जुमला कहा जा रहा था कि इस दौरान पाक फ़ौज के कमांडोज नवाज शरीफ के बेडरूम के बाहर पहुंच चुके थे, जिस पर नवाज शरीफ ने फ़ौरन लाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में मज़कूरा फ़ौजी कमांडोज को कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। ये बात कितनी हैरान कुन है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन ने एक तरफ तो माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया हुआ था और उनके कहने पर कोर कमांडर्स, आला फौजी अफसरों, हत्ता के आर्मी चीफ, जजों, वजीरों, मशीरों, अपोजिशन के सरगर्म रहनुमाओं, आला ओहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट्स और बाज़ साफ़ियों के टेलीफोन टेप कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उनको नवाज शरीफ पर भी पूरा एतमाद ना था, जिसकी वजह से वो उनके टेलीफोन भी टेप करवा रहे थे। और 12 अक्टूबर को हुकूमत की बरतरफी के वक्त भी नवाज शरीफ की वाजपेयी से होने वाली ये गुफ्तगू टेप कर ली गई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यह कैसेट इंतहाई पुरस्कार तरीके से गायब होगी, जिस पर इस गुफ्तगू को टेप करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट ज़ियाउद्दीन के एक चहीते ऑफिसर बेहद परेशान हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैसेट है
जो नवाज शरीफ के लिए मौत का परवाना बन सकती है और उसके मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि हसास इदारे मज़कूरा कैसेट का सुराग लगाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। दस्त बदस्त अर्ज़ है, एक बार फिर दरख्वास्त है DGISPR साहब से पूछना है कि क्या ये पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है और क्या पाकिस्तान के खुफिया इदारों को इस किताब के मुताबिक अभी तक ये खुफिया टेप मिली है या अभी तक ये खोई हुई है। आगे आप ये देख रहे होंगे रोग आर्मी का इश्तिहार है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। इसी किताब का है जनाब सफ़ा नंबर 147। जी हाँ, सफ़ा नंबर 147 की तरफ लेकर जनाब आपको बढ़ते हैं। और नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बाकायदा एक मीडिया सेल कायम कर रखा था। जी हाँ, यही कहा गया ना आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक मीडिया सेल कायम कर रखा था। इस सेल में सहूलियात सैफुर रहमान ने मुहैया कर रखी थी। रकम साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुशाहिद हुसैन सैयद की वजारत फराम करती, जबकि खलील मलिक इसके इंचार्ज थे। ये मुनज़्ज़म सेल ब्लू एरिया इस्लामाबाद में रेडको बिल्डिंग में वाक़ था, जहाँ फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कालम तहरीर करवाने, मज़ामीन शाया करवाने और फ़ौज के खुफिया राज अफशा करके फ़ौज को बदनाम करने का काम होता। और ये काम अंदरूनी और बैरून मुल्क यकसा तौर पर जारी था। जी DGISPR साहब, अर्ज़ कर रहा हूँ दस्त बदरज़ा दरख्वास्त है आपसे, दस्त बदस्त। आप तो कहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा होता है, तो किसी दौर में तो अखबारात और किताबों के ज़रिए भी नहीं हो रहा था। ये ख़ुद इसके अंदर लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कालम तहरीर करवाए जाते थे। पाकिस्तान के नामवर साफ़ी अपनी किताब रायबंद साजिश में लिखते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़ामीन शाया करवा कर उनको बड़ी मिकदार में सरकारी खर्च पर मुफ्त तकसीम करने और भिजवाने का भी बाकायदा इंतज़ाम किया गया था। और सिर्फ एक डाइजेस्ट जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ रिपोर्ट शाये हुई, उसके एडिटर से 2 लाख रसाले ख़रीद कर मुफ्त तकसीम करके 25 लाख रुपये की खतीर रकम से नवाजा गया। और सुर्ख सर वाले मज़कूरा एडिटर, जी हाँ, उर्दू डाइजेस्ट के अल्ताफ़ हुसैन साहब का जिक्र है। उर्दू डाइजेस्ट के मज़कूरा एडिटर ने कारगिल के मौजू पर कई इक़सात पर मुश्तमिल माफ़ कीजिए अल्ताफ़ कुरैशी, अल्ताफ़ हुसैन, कारगिल के मौजू पर कई इक़साम पर मुश्तमिल किस्तें लिखकर हक़ नमक अदा किया। और सुर्ख सर वाला ये एडिटर अपने रसाले के अलावा दूसरे अखबारात में भी लिखता है। जी हाँ, उसके बाद कहा कि सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि साबिक़ हुक्मरानों ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और वाजपेयी पर यह साबित करने के लिए कि कारगिल इशू में उनकी मर्जी शामिल नहीं थी, ये सब कुछ फ़ौज ने बताए बगैर किया। अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की अखबार में रोग आर्मी का इश्तिहार छपाया और इश्तिहार की इशाअत के बाद अफवाज पाकिस्तान की दुनिया भर में तज़ीक हुई। इश्तिहार में आपको दिखा चुका हूँ, रोग आर्मी का इश्तिहार छपवाना। DGISPR साहब से दरख्वास्त है, उनसे ये सवाल है, आजाना सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी नहीं थी। पेज नंबर 155 है जनाब इसी किताब का। कह रहा है ये पेज के यहाँ ये अमर कबले ज़िक्र है कि नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद के 1 दर्जन से ज़ायद साफ़ियों के टेलीफोन टेप किए जाते थे, जिनमें तारिक वारसी, M ज़ियाउद्दीन, मलिया लोधी, हामिद मीर मारियाना, बाबर अयाज अमीर, कैथी गनान, नवीद मराज, ज़फ़र अब्बासी, इम्तियाज़ गुल, तारिक भट्ट, जमाल इस्माइल दीगर शामिल थे। इन साफ़ियों की गुफ्तगू की तफसीलात वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन और सेंटर सैफुर रहमान और बाज़ औक़ात वज़ीर-ए-आज़म को मुहैया की जाती थी। और इन साफ़ियों में एडिटर इन चीफ नायब वक्त मजीद निज़ामी, आगे जो है वो काफ़ी सारे नाम है। और आगे चल कर क्या कह रहे हैं कि हुकाम के साबिक़ हुकूमत के एक वज़ीर आला और आला हुकाम ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTCL को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा कौमी दिफाई राज भारत और अमेरिका पहुँचाए जाते रहे। मैं नहीं कह रहा, यह किताब कह रही है। फिर सवाल है, रिक्वेस्ट है, क्या ये पाकिस्तान से गद्दारी नहीं? सेक्रेटरी टेलीकम्युनिकेशन अकरम शेख, चेयरमैन PTCL नसीम मिर्ज़ा और उस वक्त के DG इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्नल इकबाल न्याजी ने बाज़ गैर मुल्की और मुकामी कंपनियों के साथ करोड़ों अमरीकी डॉलर के मशकूक मुआहदे किए। साबिक DGIB कर्नल इकबाल न्याजी के हुक्म पर PTCL के सेक्शन SCD नूरुद्दीन बुगाई की सरबराही में गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का काम होता। जजों, अपोजिशन रहनुमाओं, हुकूमती वज़ीरों, आर्मी के आला अफसरान की गुफ्तगू भी टेप होती, जबकि दूसरी तरफ ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट ज़ियाउद्दीन की निगरानी में सियासतदानों, साफ़ियों, जजों, आर्मी चीफ, कोर कमांडरों और बाज़ हुकूमत के सरबराहों की गुफ्तगू टेप होती रही। और हसास इदारे रोज़ाना साबिक वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन सैयद, साबिक चेयरमैन निसाब ब्यूरो सेंटर सैफुर रहमान और बाज़ औक़ात साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मज़कूरा टेप सुनाते रहे। जी हाँ, ये किताब कह रही है, मैं नहीं कह रहा। पेज 193 रोज़नामा जंग, इस किताब के मुताबिक 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपये मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीद रखी थी, जो अब पाकिस्तान में उनके कारखानों में नस्ब है। नवाज शरीफ ख़ानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 बरसों से हैं। मालूम हुआ है कि माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म ने जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात भी इसराइल से हासिल किए थे, जिनके ज़रिए न सिर्फ एक जगह बैठकर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोन की गुफ्तगू को सुना जा सकता था, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों में बैठकर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू भी तार का कोई निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। रंगीला वज़ीर-ए-आज़म अमजद हुसैन, ये तमाम तर इंकशाफात मैंने आपके सामने रखे। क्या ये पाकिस्तान से गद्दारी नहीं थी? DGISPR साहब से मौजूदा सूरत हाल के अंदर
आजजाना किस्म के दो सवालात हैं कि अगर नवाज शरीफ गद्दार है, अगर नवाज शरीफ गद्दार है, ये तमाम तर चीज़ें अगर दुरुस्त हैं जो उस किताब के अंदर हैं, तो अभी तक उसको सज़ा क्यों नहीं दी गई, और अभी तक और क्यों लंदन प्लान के ज़रिए उनको दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मसलत कर दिया गया। अगर ये सही है तो ये सब कुछ करने के बावजूद नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज और अदलिया के फेवरेट क्यों हैं, और अगर ये सब कुछ झूठ है, और अगर ये सब कुछ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा था, झूठ है, तो फिर ये किसने करवाया था। और फिर क्या ये सवाल नहीं उठता कि आप तो कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तो आज से 25 साल पहले तो ना सोशल मीडिया था, ना इस किस्म की चीज़ें थी, तो ये फिर अगर ये प्रोपेगेंडा है तो फिर ये प्रोपेगेंडा तो किताबों और अखबारात के ज़रिए भी हो रहा था। यही चीज़ें जनाब आपके सामने रखनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।